अजीत डोवाल साहब, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। डोवाल साहब काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया के एनएसए हैं और मोदी साहब के राइट हैंड शुमार होते हैं। इनको मोदी साहब के करीबी लोगों में कंसीडर किया जाता है। एनएसए बनने से पहले भी इनका एक अच्छा खासा कैरियर रहा है, इम्प्रेसिव किस्म का इनका कैरियर है और पाकिस्तान के अंदर भी कहा जाता है कि ये एज अ जासूस काम करते रहे। खुद ये अपने कई स्पीचेस में इसका जिक्र कर चुके हैं। अब ये पिछले दिनों जहाज में बैठे और खामोशी के साथ इन्होंने एक मुल्क का विजिट किया और उस मुल्क के टॉप ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने मुलाकातें की। अब इस मुलाकात की तफसील क्या थी, डिटेल क्या थी, वो नहीं बताई गई। क्यों मिले, क्या डिस्कस हुआ, किस चीज़ पे बात हुई, कुछ भी नहीं बताया गया। और वो मुल्क है बांग्लादेश। डोवाल साहब 1-2 रोज पहले बांग्लादेश का दौरा करके गए हैं। 1 रोज का दौरा, 3 फरवरी को आए थे और 4 फरवरी को चले गए। और ये मुलाकात क्यों हुई है, नोबडी नोस। इनके साथ कुछ इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स भी थे, तो इन्होंने वहाँ पर बांग्लादेशी टॉप ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि म्यांमार डिस्कस हुआ है। नाउ म्यांमार क्यों डिस्कस हुआ है? म्यांमार इस वजह से डिस्कस हुआ है क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया गया है। वहाँ पर जो ब्रदरहुड अलायंस है, जिसने मिलिट्री जनता के नाक में दम करके रखा हुआ है और अक्टूबर से लेकर शदीद कार्रवाइयाँ ब्रदरहुड अलायंस ने शुरू करके रखी हुई है। इसमें मेजर जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो शामिल हैं। एंटी मिलिट्री जनता जो ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर हैं। अच्छा, ये यहाँ पर क्यों है बांग्लादेश के अंदर? मतलब ये क्या डिस्कस करने आए थे? ऐसी क्या बात है जिस वजह से इनको यहाँ आने की ज़रूरत पड़ गई? कुछ हुआ ये है कि ये जो बॉर्डरिंग एरियाज है ना, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डरिंग एरियाज और इंडिया और म्यांमार के बॉर्डरिंग एरियाज, इन सारे एरियाज के ऊपर लगभग मिलिट्री जनता के जो अपोनेंट्स हैं उनका कब्जा हो गया है, ब्रदरहुड अलायंस वालों का कब्जा हो गया है। इसके नतीजे में हो ये रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो मिलिट्री जनता के फौजी हैं वो जान बचा के म्यांमार से भाग के बांग्लादेश आ रहे हैं और इंडिया जा रहे हैं। वो एक मुहावरा है ना, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये मिलिट्री जनता के सोल्जर्स घर तो नहीं आ रहे, किसी दूसरे के घर में घुस के जा रहे हैं। वहाँ पे इंडिया घुस रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हैं। 700 के करीब मिलिट्री जनता के सोल्जर्स अब तक नवंबर से लेके अब तक यहाँ पे घुस चुके हैं इंडिया के अंदर, और इसमें से 300 से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि सिर्फ जनवरी के अंदर घुसे हैं। इंडिया तंग आ गया इनसे कि ये क्या बात हुई भाई, अराकान आर्मी से वहाँ लड़ नहीं पा रहे। ज़्यादातर लड़ाई अराकान आर्मी से हो रही है इनकी, और चिन स्टेट जो है वो बिल्कुल हॉट स्पॉट बना हुआ है। ये जो मारकुटाई चल रही है ना उसके अंदर। और बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी तादाद में कोई 95 फौजी अब तक बांग्लादेश के अंदर आ चुके हैं। इंटरेस्टिंगली ये फौजी निहत्थे नहीं आ रहे, हथियार वथियार लेके आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भी ये देखने को मिला है और इंडिया के अंदर भी। तो इससे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र परेशान है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये लड़ रहे हैं आपस में और यहाँ पे घुस के आ रहे हैं हमारी तरफ। तो गालिबन इसको डिस्कस करने के लिए ये जो है एनएसए इंडिया की ये यहाँ पर आए हुए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दोनों मुल्कों की एक जैसी समस्या है और दोनों लगभग एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं और बॉर्डर भी दोनों का यहाँ पर लगता है। तो इसको गालिबन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि डोवाल विजिट्स ढाका अमिड राइजिंग कंसर्न्स फॉर म्यांमार सोल्जर्स सीकिंग रिफ्यूज इन इंडिया बांग्लादेश। और इसमें वो कहते हैं कि डोवाल वाज अकम्पनीड बाय सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड हेल्ड हाई लेवल मीटिंग्स इन ढाका। He landed there on February 3 and returned on February 4, though the reasons for the NSA's sudden visit to Dhaka have not been made public. Speculation is rife that one of the main issues is the rising number of Myanmar regime troops fleeing to both countries. Over 700 regime troops have crossed into India since last November after being defeated by the Arakan army and resistance allies. Nearly 300 of them crossed over India on January 17 this year, said a source. तो मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर ट्रूप्स भाग भाग के इंडिया जाएंगे तो ये तो साल भर में कोई हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सूरत हाल पहुँच जाएगी। और इंडिया इनको शेल्टर दे रहा है। मसला ये है इंडिया करे क्या इनका,
मतलब क्या करे, किस तरह से इनको हैंडल करे, ये भी एक बड़ा मसला है। बांग्लादेश के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है, लेकिन बांग्लादेश ने इसको मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से हैंडल किया है। 95 ये जो घुस के आए हैं ना, तो बांग्लादेश ने वहां पे कांटेक्ट किया हुआ है, पता नहीं चाइना को बोला है उन्होंने या डायरेक्टली डील किया है। तो मिलिट्री जनता ने कहा है कि लाओ वापस दो हमारे सोल्जर्स, तो इनके कम से कम वापस लेने के लिए तैयार हो गए मिलिट्री जनता वाले। प्रथम अलो रिपोर्ट कर रहा है कि म्यांमार मेड कॉन्टेक्ट अबाउट टेकिंग बैक देयर 95 बॉर्डर गार्ड्स, फॉरेन मिनिस्टर। और इसमें कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार हैज कॉन्टेक्टेड द बांग्लादेश गवर्नमेंट अबाउट टेकिंग बैक द नेबरिंग कंट्रीज बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजेपी मेंबर्स हु एंटर्ड बांग्लादेश, said Foreign Minister Hassan Mahmood. He informed this to the media in response to a question of a news person at his office Monday. तो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी कुछ बेहतर नजर आ रही है। तो ये कुछ नहीं बताया गया कि ये आए क्यों थे, मतलब अगर यही इशू था तो इनको तो वहां म्यांमार जाना चाहिए था इंडियन एनएसए को, यहाँ क्या करने आए थे बांग्लादेश के अंदर। मतलब कहा यह जा रहा है कि ये डिस्कशन ये करने आए थे ढाका, और वो भी अनअनाउंस्ड विजिट था, ऐसे ही अचानक से आके सरप्राइज विजिट था। तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस भी है एक हिसाब से देखा जाए तो। मतलब जाना इनको वहां चाहिए था, रंगून के अंदर, म्यांमार के अंदर, लेकिन ये पहुंच गए ढाका के अंदर। अब देखें ये जो ऑपरेशन 1027 है, जो कि अक्टूबर में लास्ट ईयर अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया हुआ है ब्रदरहुड अलायंस ने। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ब्रदरहुड अलायंस असल में 3 बड़ी तंजीमों का, 3 बड़ी मिलिटेंट तंजीमों का एक अलायंस है। इसमें अराकान आर्मी सबसे बड़ा ग्रुप है और ये फाल हैं, एक्टिव हैं ज़्यादातर अराकान स्टेट के अंदर, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। लेकिन इसके अलावा ये चिन स्टेट के अंदर भी काफ़ी एक्टिव हैं अराकान आर्मी वाले। दूसरा ग्रुप इसके अंदर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, MNDAA इसको कहते हैं। और तीसरा इसमें तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, TNLA है। तो ये तीनों मिलके यहाँ पर खेल रहे हैं और तीनों ने ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स दी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मिलिट्री जनता के बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ है, इनकी हज़ारों की तादाद में इनके सोल्जर्स जो हैं वो ना सिर्फ धपड़धूस होकर भागे हैं, बल्कि वाइट फ्लैग्स लहराते हुए भी निकले हैं अपने हाइड आउट से। ये भी ऐसा भी हुआ है। इतना ज़्यादा इनको इस ऑनगोइंग ऑपरेशन 1027 ने नुकसान पहुंचाया हुआ है मिलिट्री जनता को, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। इससे डील करना काफ़ी मुश्किल है इनके लिए। अराकान आर्मी की जो डिमांड से पहले, अराकान आर्मी को इन्होंने इस तरह से मैनेज किया हुआ था कि अराकान आर्मी के साथ इन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया था। मिलिट्री जनता ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो अराकान आर्मी के साथ उनकी लड़ाई नहीं चल रही थी, लेकिन फिर वो पीस अकॉर्ड जो है ना, वो कुछ ऐसा हुआ है कि वो अकॉर्ड टूट गया है। तो फिर लड़ाई शुरू हुई है, और लड़ाई शुरू होने के बाद मजीद कॉम्प्लिकेशंस ये पैदा हुए हैं कि वहाँ पे अराकान आर्मी वाले बाकी ग्रुप्स के साथ मिलके वहाँ पर जब से ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स उन्होंने करना शुरू किए ना, तो ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब बांग्लादेश का तो छोटा सा बॉर्डर है और बीजीबी वाले और ये जो बांग्लादेश की आर्मी है वो आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा मसला इंडिया के लिए, इतना लंबा बॉर्डर है इंडिया का म्यांमार के साथ, और सारा का सारा मतलब जो बॉर्डर है खतरनाक बॉर्डर है। अक्सर जो इसके इलाके हैं वो रेबेल ग्रुप्स जो है वहाँ पर कंट्रोल करके बैठ गए, आर्मी भाग गई है वहां से बहुत बड़े हिस्से से। इसी वजह से ये जो लोग यहाँ पे भाग के आ रहे हैं ना, मिलिट्री जनता के लोग, तो ये इसी वजह से इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये मिलिट्री जनता के थोड़ा सा करीब हो गए थे बीच में इंडिया वाले। अराकान आर्मी के साथ तो वैसे ही इंडिया के खराब टाइज हैं, और बाकी के रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ भी कोई अच्छे टाइज नहीं है। कलादन प्रोजेक्ट जो इंडिया का चल रहा है वहां पे, उसको बंद ही अराकान आर्मी ने करवाया था, उसके ऊपर हमले कर करके उसको बंद करा दिया था उन्होंने। और ये जो इंडिया का एक ईस्ट पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने म्यांमार, थाईलैंड और उधर जाना, ये सारा भी डिपेंड करता है चिन स्टेट और ये जो बाकी हैं उधर वो रेबेल ग्रुप्स की हुकूमतें आ गई हैं वहां पे, तो वो धपड़धूस हो गया प्रोजेक्ट। इंडिया के लिए बड़ा मसला यहाँ पर क्रिएट हो गया, एक ईस्ट पॉलिसी धपड़धूस हो गई है पूरी की पूरी वहां पे। ऐसे में बांग्लादेश से हेल्प मांगना इंडियन एनएसए की ये बड़ा मीनिंगफुल है। मतलब वो म्यांमार नहीं गए, वो बांग्लादेश आए हुए अपने मसाइल हल करवाने के हवाले से।